हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग क्रिएशंस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज फिर से मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिजनेस फाइनेंस का क्वेश्चन बैंक। बिजनेस फाइनेंस हमारी यूनिट 4th है, यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स की, जिसके हमने पहले सारे कंसेप्ट को कंप्लीट किया। 6 to 7 क्लासेस हमारे बिजनेस फाइनेंस के कंसेप्ट की हुई थी। देन हमने उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्टार्ट किया था, जो हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ के ही क्वेश्चंस हैं। आज ये हमारे क्वेश्चन बैंक की सेकेंड क्लास होगी। गॉट इट? तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चंस। Which of the following is not a important objective of financial management? कौन सा important objective नहीं है financial management का? देखो, अगर मैं फाइनेंस को मैनेज कर रही हूँ तो मैं फाइनेंस को क्यों मैनेज करूंगी? ताकि मैं प्रॉफिट कमा पाऊं। अगर मैं लगातार प्रॉफिट कमा रही हूँ तो उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आएगा कि मेरी वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाएगी। वेल्थ मैक्सिमाइज होने से मैं अपनी वैल्यूज को एनहेंस कर पाऊंगी। लेकिन सोशल बेनिफिट को मैक्सिमाइज करना मेरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मोटिव नहीं होता है। ये आएगा आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, सीएसआर के अंदर। सीएसआर का मोटिव होता है मैक्सिमाइज करना सोशल बेनिफिट्स को। गॉट इट? इजी था। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। विच वन रेफर टू द कैश इनफ्लो अंडर द पेबैक पीरियड? कौन सा कैश इनफ्लो आता है आपका पेबैक पीरियड के अंदर? हमारी एकलौती टेक्निक होती है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जिसके अंदर हम नेट प्रॉफिट का यूज करते हैं। अदरवाइज मेरी सारी की सारे कैपिटल बजटिंग टेक्निक के अंदर मैं कैश फ्लो का यूज करती हूँ। आपसे ये पूछ रखा है कैश फ्लो मैं कौन से वाला लेती हूँ। देखो, जब आप अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाते हो, आपके पास आता है अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो आपसे ये पूछ रखा है कौन सा कैश फ्लो यहाँ पे आप लेके चलते हो। गॉट इट? कौन सा कैश फ्लो लेते हो? होता क्या है, होता आपका मेनली ये है, रुको एक सेकेंड, आपका सेल्स में से आप माइनस कर देते हो वेरिएबल कॉस्ट, आपके आ जाता है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर देते हो फिक्स कॉस्ट, आपका आ जाता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। कह सकते हो ना? बिल्कुल कह सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें ईबीआईटी डी में से आप माइनस करोगे सबसे पहले इंटरेस्ट की अमाउंट। इंटरेस्ट की अमाउंट माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा ईबीटी, ईबीटीटी सॉरी। इसमें से आप माइनस करते हो टैक्स, आपका आ जाता है, नहीं, टैक्स से पहले आपका डेप्रिसिएशन माइनस होता है। एक सेकेंड, टैक्स नहीं, आप पहले डेप्रिसिएशन माइनस करते हो, आपका आ जाता है ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स में से आपको माइनस करना होता है अपना टैक्स रेट, आपका आ जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स के अंदर आपको डेप्रिसिएशन प्लस करना होता है। ये जो कैश फ्लो आएगा, ये कैश फ्लो आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज करते हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? कैश फ्लो आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स, क्योंकि डेप्रिसिएशन को आप अगेन एड ऑन कर देते हो। गॉट इट? सॉरी, बिफोर टैक्स नहीं, आफ्टर टैक्स बनेगा। बिफोर टैक्स नहीं, आफ्टर टैक्स इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? ये वाला कंसेप्ट देखो, मैंने आपको अगेन बता रही हूँ,
कंसेप्ट क्लासेस जब तक कंप्लीट नहीं करोगे क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। सो आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि पहले एक बार अपनी कंसेप्ट क्लासेस सारी की सारी कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप क्वेश्चंस पे शिफ्ट करना। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इज बेस्ड ऑन, जो कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट वैल्यू का वो किस पे बेस है? आपके कैपिटल बजटिंग के अंदर दो टाइप के टेक्निक्स आती हैं, एक है ट्रेडिशनल एंड एक है आपकी मॉडर्न। ट्रेडिशनल आपकी नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक होती है, मॉडर्न आपकी डिस्काउंटेड टेक्निक होती है। ट्रेडिशन के अंदर हम एमपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर नहीं करते, या मैं कह सकती हूँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते, लेकिन मॉडर्न के अंदर मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करती हूँ। जो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट है ये डिस्काउंटेड टेक्निक है, जो प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट है वो आपका प्रिंसिपल ऑफ डिस्काउंटेड आएगा। क्लियर? Move on to the next question. Cost of capital from all the sources of fund. देखो हमने cost of capital equity की पढ़ी, हमने cost of capital preference share की पढ़ी, हमने debt की पढ़ी। इन तीनों को मिलाकर हमने पढ़ा कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या जिसको हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का भी नाम दिया, इस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ही हम कॉम्पोजिट कॉस्ट भी बोलते हैं। देन द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? फास्ट तो नहीं चल रही हूं मैं? इम्प्लीसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लीसिट कॉस्ट। इम्प्लीसिट कॉस्ट वो कॉस्ट जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर आपको देखने को नहीं मिलती। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट जो आपने खुद स्पेंड की है, खुद खर्च किया है कहीं ना कहीं। इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कॉन्सेप्ट क्लासेस करते समय। आपको एक इंस्टीट्यूट ओपन करना है या आपको अपनी ट्यूशन क्लासेस ओपन करनी है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप रेंट पे बिल्डिंग ले सकते हो, या आप अपने घर में ही एक रूम को खाली करके उसको एज ए क्लासरूम एनवायरनमेंट बना सकते हो। तो घर में ही जब आप रूम को लेते हो तो ये जो कॉस्ट बनेगी ये इम्प्लीसिट कॉस्ट बनेगी। बेटर तरीके से समझने के लिए ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट क्लासेस को रेफर करें प्लीज। नेक्स्ट आपकी लिवरेज, लिक्विडिटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो रिलेट करती है आपकी शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी से। लिक्विडिटी रेशियो में आपकी दो रेशियो आते हैं, एक होती है करंट रेशियो, एक होती है क्विक रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट और क्विक एसेट के अंदर डिफरेंस जो आता है वो आता है इन्वेंट्री का। गॉट इट? मतलब बी का बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। अर्निंग कैपेसिटी कि मैं कितना अर्न कर पा रहा हूं। अर्निंग कैपेसिटी मेरी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होती है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है। उसके बाद है आपकी रिलेशनशिप बिटवीन डेट एंड इक्विटी। डेट एंड इक्विटी की रिलेशनशिप की आप स्टडी करते हो कहाँ पे? लिवरेज रेशियो के अंदर। लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज होता है। टर्नओवर रेशियो आपकी एफिशिएंसी ऑफ एसेट को देखती है कि आपकी एसेट कितना एफिशिएंट है। तो आपकी फिफ्थ का ऑप्शन नंबर बनेगा डी। सी का 4, ए का 3। हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। गॉट इट? लिवरेज के तो हमने पिछले एमसीक्यू क्लासेस में भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किए हैं, है ना? जो बच्चे स्टार्टिंग से जुड़े हैं उन्हें पता भी होगा जैसे जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं। अरेंज करना है फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व इन कैपिटल बजटिंग इन ऑर्डर ऑफ अक्रेंस। अब आपको कैपिटल बजटिंग मतलब एक प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है, तो उसके लिए आप कौन कौन से स्टेप को फॉलो करते हुए चलोगे, यहाँ पे ये पूछ रखा है। सबसे पहले तो आपका प्रोजेक्ट जनरेट होगा, वो प्रोजेक्ट अवेलेबल होना चाहिए, मतलब जनरेशन ऑफ प्रोजेक्ट। ऑप्शन यहीं से खत्म हो गए बाकी सारे।
जब तक प्रोजेक्ट जनरेट ही नहीं है, प्रोजेक्ट अवेलेबल ही नहीं है, आप उसके ऊपर कैसे वर्क कर सकते हो? प्रोजेक्ट के जनरेट होने के बाद उसको अप्रेज करोगे। अप्रेज इन द सेंस यू आप कह सकते हो कि आप उसे एक्सेप्ट करने का ट्राई करोगे, आप उसके ऊपर एफर्ट्स लगाओगे, आप उसके बारे में जानकारी लोगे, आप उसके बारे में समझने की कोशिश करोगे, उसके अप्रेज करोगे। जब आपको हर चीज़ सही लगी तो उस प्रोजेक्ट को आप सेलेक्ट कर लोगे। प्रोजेक्ट सेलेक्ट होने के बाद प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करोगे एंड लास्ट वन इज योर फॉलो अप। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा मेथड आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता? आपसे पूछ रखा है ट्रेडिशनल मेथड कौन सा है कैपिटल बजटिंग का। नेट प्रेजेंट वैल्यू मॉडर्न मेथड है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR भी आपका मॉडर्न मेथड है। प्रॉफिटेबिलिटी कोई मेथड ही नहीं है, मेथड का नाम है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जो कि आपका मॉडर्न मेथड है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जिसको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी बोला जाता है, ये आपका ट्रेडिशनल मेथड होता है। इसी के साथ एक और ट्रेडिशनल मेथड भी आता है आपका, जिसका नाम है पे बैक पीरियड। Payback period. Got it? Move on to the next question. Which formula is used measure the degree of operating leverage? कौन सा formula use होता है degree of operating leverage को measure करने के लिए? आपकी income statement बनती है sales minus variable cost, आ गया आपका contribution minus fixed cost, आ गया EBIT। जो ये फिक्स कॉस्ट यहाँ लगती है इसे ही हम ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। इसीलिए ऑपरेटिंग लेवरेज का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। EBIT में से आप इंटरेस्ट एंड टैक्स को माइनस कर देते हो, आपका आ जाता है EBT। तो ये जो इंटरेस्ट एंड टैक्स ये होता है, ये आपकी फाइनेंशियल लिवरेज होता है या फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट होती है। तो जो फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला होता है वो होता है EBIT अपॉन EBT। समझ में आया? यहीं पे जब हम कंबाइंड लिवरेज की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज करते हैं। यहाँ आपका EBIT अपॉन EBT होगा। तो कंबाइंड लिवरेज का जो फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT, क्योंकि EBIT से आपका EBIT यहाँ पे कट जाता है। समझ में आया? मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग? कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग के लिए क्या सबसे अप्रोप्रिएट है? देखो, अगर सबसे पहले तो आपको कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग को आप इक्वल रख सकते हो किसके? कॉस्ट ऑफ इक्विटी के। लेकिन जो डिफरेंस आता है वो सबसे मेन ये आता है, रिटेन्ड अर्निंग के लिए मुझे किसी भी तरीके की फ्लोटेशन कॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी भी टाइप की फ्लोटेशन कॉस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या? फ्लोटेशन कॉस्ट वो कॉस्ट जब आपको शेयर इशू करने के लिए छोटे मोटे खर्चे करने पड़ते हैं, लाइक ब्रोकर्स को हायर करना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस प्रिंट करना पड़ता है, वो सब। लेकिन कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग में आपका ऐसा कुछ नहीं होता। तो एक्चुअली जो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग होती है वो एक फर्म की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट हमने इकोनॉमिक्स में बहुत बढ़िया तरीके से कवर किया है, आप रेफर कर सकते हो। गॉट इट? मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रेजेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट इन द टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्म रिजल्ट इनटू। जो फिक्स कॉस्ट प्रेजेंट है टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्म, वो रिजल्ट है किसका? वो रिजल्ट है आपके ऑपरेटिंग लिवरेज का।
प्रेजेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट इन टोटल कोस्ट स्ट्रक्चर। जो आपका कोस्ट स्ट्रक्चर का मतलब है यहाँ आपका डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो आपकी कॉस्ट यूज हो रही है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर आपका ऑपरेटिंग लिवरेज आएगा। देखो इसमें ना थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टेड रिजल्ट भी आ सकता है। काफी सारे बच्चे इसका आंसर कंबाइंड लिवरेज भी देंगे जिसको हम सुपर लिवरेज कहते हैं, बट आंसर की में भी इसका आंसर ऑपरेटिंग लिवरेज ही था। उसको आप थोड़ा सा देखो इस सेंस में इसको ले सकते हो कि जो लॉन्ग टर्म के अंदर होती है वहां पे मेरी कोई फिक्स्ड कॉस्ट देखने को नहीं मिलती, बिकॉज लॉन्ग टर्म में मेरे सारे के सारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। समझ में आया? तो जो कॉस्ट स्ट्रक्चर की बात करी गई है वो आपकी शॉर्ट टर्म की बात करी गई है, और जब मैं शॉर्ट टर्म की बात करता हूँ तो मैं ऑपरेटिंग लेवरेज की बात करता हूँ। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्लाइन व्हेन द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इंक्रीज। ये किसने बोला था? कौन सी अप्रोच के अंदर ये बोला गया है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो डिक्लाइन होगी जब फाइनेंशियल लिवरेज इंक्रीज होगी? इसका आंसर मेरे को हर एक बच्चे का करेक्ट चाहिए। बहुत अच्छे से बताई हैं मैंने ये चीजें आपको। चलो 4 में से 2 ऑप्शन देती हूँ, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच या नेट इनकम अप्रोच, इन दोनों में से एक आंसर आएगा आपका। केयू आपकी डिक्लाइन हो रही है, नेट इनकम अप्रोच के अंदर मैं केडी एंड केई को कांस्टेंट लेके चलती हूँ, जिससे मैं देखती हूँ कि मेरी ओवरऑल कॉस्ट केओ जो है वो डिक्लाइन हो रही है जैसे जैसे मैं डेट के पोर्शन को बढ़ाती जा रही हूँ। नेट ऑपरेटिंग इनकम के अंदर मैं केडी एंड केओ को कांस्टेंट लेती हूँ, जिससे मैं देखती हूँ कि मेरी केई जो है वो कांस्टेंट सॉरी केई जो है वो डिक्लाइन हो रही है। यहाँ ये केई डिक्लाइन क्यों होती है? क्योंकि जैसे मैं डेट के पोर्शन को बढ़ाती हूँ उसकी वजह से मेरे को बेनिफिट मिलता है, डेट के पोर्शन को बढ़ाने से मेरे को बेनिफिट मिलता है, लेकिन उसी के साथ साथ मेरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इक्विटी वालों के बीच दिल में डर घुस जाता है। अब इक्विटी वाले यहाँ पे थोड़ा सा ये रिस्क ज्यादा हो जाता है, रिस्क ज्यादा होता है तो वो रिटर्न की डिमांड करते हैं, जिसकी वजह से आपकी केई जो है वो इंक्रीज हो जाती है। केई इंक्रीज हो जाती है, इस वजह से फिर आपकी ओवरऑल जो बेनिफिट आपको यहाँ मिला वो इससे इक्वल केट हो जाता है, ओवरऑल आपकी केओ जो है वो कांस्टेंट रह जाती है। यहाँ बोल रखा है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्लाइन, कि केओ जो है वो डिक्लाइन हो रही है। कौन सी अप्रोच है ये केओ जो डिक्लाइन हो रही है? ऑफ कोर्स नेट इनकम अप्रोच है आपकी। नेक्स्ट, a view that dividend policy of a firm has bearing on the share valuation advocated by James E. Walter is based on which of the following? ये आपका डिविडेंड पॉलिसी से रिलेटेड है। डिविडेंड डिसीजन में आपने 2 थ्योरीज पढ़ी हैं, रेलेवेंट एंड इरेलेवेंट। वॉल्टर मॉडल आपका रेलेवेंट मॉडल था, तो वॉल्टर मॉडल किस चीज के ऊपर बेस था आपसे ये पूछ रखा है। वॉल्टर मॉडल के अंदर हम फर्म को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ग्रोथ, कांस्टेंट रिटर्न एंड डिक्लाइन कंसर्न। ग्रोथ की जब मैं बात करती हूँ तो ग्रोथ के अंदर मैं कह सकती हूँ कि 100% मुझे रिटेन्ड करना चाहिए। कांस्टेंट के अंदर मैं कुछ भी कर सकती हूँ, डिक्लाइन के अंदर मुझे 100% पे कर देना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में मैं कुछ भी कमा नहीं पाऊंगी। तो ये रिटेन्ड अर्निंग के ऊपर बेस है। हम ये मान के चलते हैं कि ओनली देयर आर सिंगल सोर्स ऑफ फाइनेंस दैट इज रिटेन्ड अर्निंग। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मेरी कांस्टेंट नहीं रहेगी, मैं ये मानती हूँ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट अगर होगी तो ये मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगी इसके बारे में। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी मेरी फ्लक्चुएट करेगी, मेरा रिटर्न डिपेंड करेगा कि मेरा फर्म जो है वो ग्रोथ कंसर्न है, डिक्लाइन कंसर्न है या कांस्टेंट कंसर्न है। तो जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। समझ में आया ये क्वेश्चन भी?
किसी को भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। किसी का कोई भी डाउट है तो पूछ लो एक बार। कोई डाउट नहीं है? चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकेंड वेट। इस अरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, बट एक्चुअली जो कॉस्ट ऑफ कैप सॉरी गाइस बड़ी बुद्धू मिस्टेक कैसे होगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो आपका कांस्टेंट लेके चलते हो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को भी आप कांस्टेंट ही लेके चलते हो। इसका आंसर ओनली फर्स्ट आएगा। डिविडेंड पॉलिसी वाले क्लास देख लेना, उसमें मैंने रीजन भी बताया है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैचिंग अप्रोच, स्ट्रक्चरल रेशियो, ऑर्डर क्वांटिटी एंड बोनस शेयर। आपकी वर्किंग कैपिटल की 3 अप्रोच होती हैं। कंजर्वेटिज्म अप्रोच, मैचिंग जिसको आप हैजिंग भी बोलते हो, और थर्ड होती है आपकी एग्रेसिव अप्रोच। स्ट्रक्चरल रेशियो के अंदर हम देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में कि कितनी रेशियो हमारी डेट की लेंगे और कितना रेशियो हम इक्विटी का लेंगे, वो सब हम यहाँ देखते हैं। ऑर्डरिंग क्वांटिटी आपकी डिपेंड करती है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब इन्वेंट्री को मैनेज कर रही हो। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 into एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय स्टोरिंग कॉस्ट। ए का बनेगा 3, डी का बनेगा 1। डिविडेंड पॉलिसी बोनस शेयर से कैसे रिलेट करता है कि हम कई बार क्या करते हैं, डिविडेंड ना देके हम फ्री शेयर इशू कर देते हैं, तो वो बोनस शेयर्स होते हैं। तो ऑप्शन ए का 3, बी का 4, डी का 2, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। गॉट इट? नेक्स्ट, positive NPV in project appraised by a firm may not occur an account of। NPV आपकी पॉजिटिव है इन प्रोजेक्ट अप्रेजल बाय ए फर्म may not occur। एनपीवी आपकी पॉजिटिव होने से आप ये नहीं कह सकते हो कि आपको जो बेनिफिट मिलेगा इनटेंजिबल, कुछ इनटेंजिबल बेनिफिट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो एनपीवी पॉजिटिव होने का मतलब है कि इकोनॉमिक ऑफ स्केल हमारा है, मेरे को इकोनॉमिक्स के अंदर बेनिफिट मिल रहा है, मैं मार्केट को रीच कर पा रहा हूँ, मेरा प्रोडक्ट अलग है तभी तो मैं मार्केट में रीच कर पा रहा हूँ ना, तभी तो इकोनॉमिक ऑफ स्केल मिल रहा है। लेकिन कुछ इनटेंजिबल बेनिफिट मिलेगा ये कुछ जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। In case the project are divisible under capital rationing, an appropriate project appraisal method is। कैपिटल राशनिंग का मतलब क्या होता है कि आपके पास ना लिमिटेड कैपिटल है, आपके पास लिमिटेड कैपिटल है, आप हर प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट को नहीं ले सकते हो। आपके पास 4 प्रोजेक्ट हैं जो प्रॉफिटेबल हैं, लेकिन आपके पास जो फंड है वो सिर्फ इतना ही है कि आप 2 ही प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उसमें आप कौन सा मेथड को बेस्ट लोगे? तो उसके लिए आपका जो बेस्ट मेथड यूज होगा वो होगा आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड क्या होता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो डिवाइडेड बाय नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं जो है वो हर एक इन आउटफ्लो के ऊपर मैक्सिमम इनफ्लो लेना चाहूंगा।
हर एक आउटफ्लो के ऊपर मैं वहां जाऊंगा, उन 2 प्रोजेक्ट में जाऊंगा जो 2 मुझे मैक्सिमम इनफ्लो देंगे, मतलब मैक्सिमम बेनिफिट देंगे। बेनिफिट तो देखो चारों प्रोजेक्ट दे रहे हैं आपको, लेकिन मैक्सिमम बेनिफिट कौन से 2 देंगे, उसके लिए मैं कैलकुलेट करूंगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। गॉट इट? मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज जनरली फाइनेंस थ्रू। परमानेंट वर्किंग कैपिटल को जनरली फाइनेंस किया जाता है लॉन्ग टर्म के अंदर। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है आपका? ये है मैचिंग कंसेप्ट आपके वर्किंग कैपिटल का। दूसरा आता है आपका एग्रेसिव। एग्रेसिव के अंदर क्या आता है? एग्रेसिव के अंदर आप परमानेंट वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करते हो शॉर्ट टर्म कैपिटल फंड के साथ, एंड द वाइस वर्सा। लॉन्ग टर्म टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल को भी आप शॉर्ट टर्म से ही फाइनेंस करते हो। मतलब एग्रेसिव के अंदर ज्यादातर पैसा आप शॉर्ट टर्म से लेते हो। वहीं पे तीसरी अप्रोच आती है आपकी कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिव कह सकते हो आप। कंजर्वेटिव के अंदर आप ज्यादातर पैसा लॉन्ग टर्म से लेते हो। इवन जो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है उसका पैसा भी आप लॉन्ग टर्म से फाइनेंस करते हो। ये है आपका टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, सॉरी, ये है आपका कंजर्वेटिव वर्किंग कैपिटल। गॉट इट? एप्रोप्रिएट रेशियो फॉर इंडिकेटिंग लिक्विडिटी क्राइसिस। कौन सी एप्रोप्रिएट रेशियो है जो इंडिकेट करती है लिक्विडिटी क्राइसिस को? लिक्विडिटी रेशियो मेरी 2 होती है, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को ही मैं एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलती हूँ। अब इन दोनों में से जो मेरी ज्यादा लिक्विड रेशियो होती है वो होती है मेरी एसिड टेस्ट रेशियो, क्योंकि करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो, जिसको मैं एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलती हूँ, इसका फॉर्मूला होता है आपकी क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट और क्विक एसेट में जो डिफरेंस आता है वो आता है इन्वेंट्री का। मतलब कि करंट एसेट में से मैं माइनस करती हूँ इन्वेंट्री को, तो मेरा आ जाता है क्विक एसेट। तो इसीलिए मेरी एसिड टेस्ट रेशियो, जिसको मैं क्विक रेशियो बोलती हूँ, ये ज्यादा लिक्विड रेशियो होती है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who proposed the model as apply the economic order quantity? Concept of inventory management to determine the optimum cash holding in a firm. सिंपल ये पूछ रखा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कंसेप्ट किसने दिया था? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कंसेप्ट किसने दिया था? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज विलियम जे बुलमोल। इन्होंने हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कंसेप्ट दिया था। याद करने वाली चीज है सिंपल। द एप्रोप्रिएट रेशियो फॉर इंडिकेटिंग लिक्विडिटी क्राइसिस, ये हमने अभी किया। अभी लिक्विडिटी क्राइसिस को मेजर करने के लिए हमारी एसिड टेस्ट रेशियो आएगी। रिपीट क्वेश्चन था ये आपका। Which of the following is the most popular method for estimating cost of equity? ये मैंने आपको बताया, भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किया हमने। मोस्ट पॉपुलर मेथड आपका CAPM मेथड होता है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। फॉर्मूला किस किस को याद है? फॉर्मूला होता है RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। ये आपके CAPM का फॉर्मूला होता है। Next question, which one of the following is not an internal factor affecting weighted average cost of capital? इंटरनल फैक्टर कौन सा नहीं है? देखो, इंटरनल फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर डिफाइन किया जाएगा कि इंटरनल इज लाइक दैट यू कंट्रोल, आप कंट्रोल कर सकते हो एज ए फर्म उसे, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर वो जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये बताओ, आप इसमें से कंट्रोल किसको कर सकते हो? आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, अपने बिजनेस की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को कंट्रोल कर सकते हो।
बिल्कुल कर सकते हो। क्या आप अपने बिजनेस के कैपिटल स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। डिविडेंड पॉलिसी, आपके बिजनेस में डिविडेंड पॉलिसी क्या फॉलो होगी उसको कंट्रोल कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन मार्केट का प्रीमियम आप एज ए बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो मार्केट प्रीमियम है। आप अपने बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हो, पूरी की पूरी मार्केट के प्रीमियम को नहीं, या मार्केट के रिस्क को नहीं। गॉट इट? नेक्स्ट, most common approach for analyzing the capital structure of a firm is, सबसे कॉमन अप्रोच क्या है एनालाइज करने की कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर को एनालाइज करने की जो मोस्ट कॉमन अप्रोच आपकी यूज होती है वो होती है कॉम्पेरेटिव एनालिसिस। कॉम्पेरेटिव एनालिसिस, जहां पे आप कंपेयर करते हो दो या दो से ज्यादा साल के डाटा को एक साथ। गॉट इट? Next, out of the following alternative method of project evaluation and selection used in the capital budgeting, which one of the combination in the core correspondent to discounted cash flow method? Overall आपसे ये पूछ रखा है इसमें से डिस्काउंटेड कैश फ्लो मतलब कि मॉडर्न मेथड कौन कौन सा है कैपिटल बजटिंग के? ट्रेडिशनल मेथड आपके दो ही होते हैं, एक होता है पे बैक पीरियड एंड एक होता है आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। बाकी आईआरआर भी आपका मॉडर्न मेथड है, बिल्कुल पे बैक पीरियड नहीं आएगा। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी मॉडर्न मेथड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू भी मॉडर्न मेथड है। द करेक्ट आंसर इज 1, 3 एंड 4, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, when the expected level of EBIT exceed the indifferent point of two alternative financial plan, then जब expected level हमारे EBIT का exceed कर जाता है द इनडिफरेंट पॉइंट फॉर द टू ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान, तो उस केस के अंदर क्या होगा? स्टार लगा लो इस क्वेश्चन पे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक्सपेक्टेड लेवल क्या होता है? वो जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे को इस प्रोजेक्ट से इतना रिटर्न मिल जाएगा। एक्सपेक्टेड लेवल आपने जितना सोचा था उससे एक्सीड कर दिया, मतलब आपने जो सोचा था उससे आपको ज्यादा मिल रहा है, तो इस केस में क्या होगा? सिंपल सी बात है, जितना सोचा था उससे ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब आपको एडवांटेज मिल रही है कि आप डेट का यूज कर रहे हो, उस बेसिस पे आपको एडवांटेज मिल रही है और आपका अर्निंग पर शेयर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। गॉट इट? समझ में आया? मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is not a assumptions of MME relevant theory of dividend policy? Dividend decision की हमारी दो मॉडल्स, दो थ्योरीज थी, रेलेवेंट एंड इरेलीवेंट। इरेलीवेंट में हमारे पास MM मॉडल था। MM मॉडल की कौन सी इसमें से assumptions नहीं है वो बताना है आपको। डिविडेंड पॉलिसी, नो पर्सनल और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, बिल्कुल। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स डिविडेंड पॉलिसी, बिल्कुल। कैपिटल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए उसके डिविडेंड पॉलिसी से। फ्लोटेशन कॉस्ट और ट्रांजेक्शन कॉस्ट एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए। द करेक्ट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जो ये बोलता है कि डिविडेंड पॉलिसी हैज ए इफेक्ट ऑन फर्म कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बट एक्चुअली इरेलीवेंट के अंदर ये बताया जाता है कि डिविडेंड पॉलिसी का कोई अफेक्ट नहीं होता फर्म की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे या फिर वैल्यू ऑफ फर्म के अंदर। ये हमारी एजम्पशंस नहीं है और ये मैंने प्रूफ भी किया है आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस में कि ऐसा क्यों होता है। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन।
करो अब। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट एट विच एनपीवी इज 0। नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको 0 कहाँ देखने को मिलता है? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। आपका 3 तो मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 से। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपका रेट ऑफ डिस्काउंटेड है तो 3 1 से मैच होगा और यहीं से आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। बाकी भी देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन सेम फॉर द डिफरेंट डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, ये बताती है आपको नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। Analysis the study relationship among the fixed cost नहीं, यहाँ cost आएगा, fixed cost, variable cost, sale volume and profit, ये आपका cost volume profit analysis बताता है। और जब मिनिमम लेवल EBIT का that is need to satisfy the all the financial charges, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट बताता है कि आप सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंप्लीट कर पा रहे हो, फिक्स कॉस्ट को पूरा नहीं कर पा रहे हो, वो होता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। गॉट इट? थोड़ा सा ये फॉर्मेट अच्छा नहीं है लिखा हुआ, बट इट्स ओके, होप सो आपको समझ में आया होगा। गॉट इट? नेक्स्ट, the focus on working capital management revolves around managing the operating cycle of working capital. It is because the concept is useful to ascertain the requirement of cash to meet the operating expenses of going concern. Nice. देखो, जो फोकस है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का, वो रिवॉल्व करता है कि हमारे डे टू डे ऑपरेटिंग साइकिल और वर्किंग कैपिटल अच्छे से मैनेज हो सके। असर्शन हमारा बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों होता है? इट इज बिकॉज द कंसेप्ट इज यूजफुल टू असर्टेन द रिक्वायरमेंट ऑफ कैश। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से हमें ये पता चल जाता है कि कितने कैश की ज़रूरत है और कितना कैश मैं ले पा रहा हूँ ऑपरेटिंग साइकिल्स, डे टू डे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के थ्रू, और ऑपरेटिंग खर्चे कितने हैं मेरे। तो रीज़न भी करेक्ट है, लेकिन आप कह सकते हो ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। आर आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन नहीं है। वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने का रीजन ये होता है कि हम ये देख पाए हमें कितने कैश की जरूरत है और कितना कैश हम एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं। समझ में आया? आप इवन ये भी कर सकते हो, बहुत फोर्स तो आएगा नहीं, आर भी आपका फोर्स नहीं है, ए भी आपका फोर्स नहीं है, तो ऑप्शन ए की बच गया, तो उस हिसाब से भी आपको यही लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग आइटम। ऐसे ही कर लो भाई। A theory of capital structure in which weighted average cost of capital and the total volume of firm remain constant and the financial leverage is change। कौन सी कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी है जिसमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब मैं केओ को कांस्टेंट किस में लेके चलता हूँ? केओ को मैं कांस्टेंट लेता हूँ एनओआई अप्रोच के अंदर। एनओआई मेरे ऑप्शन में है, ये रहा ऑप्शन नंबर 3, मतलब ए का सी बनेगा। आंसर मेरा यहीं से आ गया, ए का सी बनेगा। ऑप्शन ए इज माई करेक्ट आंसर। आगे पढ़ो बाकी। द वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी विद ऑलवेज बी ग्रेटर देन द अनगियर्ड कंपनी। सबसे पहले तो ये गियर्ड और अनगियर्ड कंपनी का मीनिंग बता दो मेरे को। गियर्ड कंपनी वो होती है जिसमें आपका फाइनेंशियल लिवरेज हाई होता है, और यू कैन से जिसमें कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट का पोर्शन ज्यादा होता है, वो आपकी गियर्ड कंपनी होती है। द वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द अनगियर्ड कंपनी विद ए सिमिलर बिजनेस रिस्क, but only by the amount of debt associated tax saving of the geared company.
ये आपको टैक्स सेविंग का कंसेप्ट कहाँ पे दिया गया है, इसको होल्ड पे भी हम रख सकते हैं, लेकिन टैक्स सेविंग, नॉन टैक्स सेविंग, ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4 से, क्योंकि एमएम के अंदर आपको बताया गया है गियर्ड एंड अनगियर्ड कंपनी के बारे में, कैसे उससे बेनिफिट मिलता है ना। कैपिटल स्ट्रक्चर जो मैक्सिमाइज करता है फर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देयर बाय मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ फर्म। ट्रेडिशनल अप्रोच, जो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच ये बोलता है कि मेरी केओ केडी मेरी कांस्टेंट है, केई मेरी कांस्टेंट है, लेकिन एक टाइम तक मेरी केओ भी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन उसके बाद मेरी केओ जो है वो ओवरऑल इंक्रीज होने लग जाएगी। ये बोलता है आपका ट्रेडिशनल में अप्रोच, केओ भी इंक्रीज होगी, फिर केई भी इंक्रीज होगी और केडी भी इंक्रीज होगी। ये आपको ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर पढ़ना होता है। शेयर प्राइसेस इंडिपेंडेंट, शेयर प्राइसेस से हमारा ऑप्शन ही एक है, क्योंकि CAPM अदरवाइज सारे के सारे आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के ऑप्शन दे रखे हैं, तीनों आपके कैपिटल स्ट्रक्चर की हैं, और CAPM जो है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए, मतलब शेयर्स के लिए यूज होगा। इजी है ये भी। विच वन ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट ए करेक्ट मैचिंग, इसमें से क्या करेक्ट मैचिंग है। The cost associated with issuing pricing such as underwriter, legal, listing and print fees is called transaction cost। नहीं, शेयर इशू करने के लिए जो कॉस्ट लगती है उसको ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं, उसे फ्लोटेशन कॉस्ट कहा जाता है। तो ये तो मेरा गलत हो गया, ये तो मेरा आंसर नहीं बनेगा। When the share receive when a shareholder receive less number of new share in exchange for a given number of old share, मतलब शेयर होल्डर को रिसीव हो रही हैं कम नंबर ऑफ शेयर इन एक्सचेंज ऑफ द ओल्डर नंबर ऑफ शेयर, कम नंबर इशू हो रही हैं, तो ये स्टॉक स्प्लिट नहीं होता, ये रिजर्व स्टॉक स्प्लिट होता है। देखो दो टर्म है यहाँ पे, एक है आपकी स्टॉक स्प्लिट एंड एक है रिवर्स, क्या हो रहा है, रिवर्स स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट का मतलब होता है कि आपका ये एक स्टॉक था जो कि 100 रुपए का था, अब आपने इसको स्प्लिट कर दिया और इसको 2 स्टॉक बना दिया 50-50 रुपए के। समझ में आया। वही ये हो गया आपका स्टॉक स्प्लिट, जहां आप एक स्टॉक को स्प्लिट कर देते हो दो पार्ट के अंदर, वैल्यू उन दोनों की सेम ही रहेगी जितने एक शेयर की थी। वहीं पे रिवर्स स्टॉक स्प्लिट इससे उल्टा होता है, शेयर का प्राइस एक का था 150 रुपए, दूसरे का था 150 रुपए, दोनों को मर्ज कर दिया आपने और एक शेयर बना दिया 300 रुपए का। ये है रिवर्स स्टॉक स्प्लिट। गॉट इट। तो यहाँ पे तो रिवर्स की बात करी गई है जहां आपको लेस नंबर ऑफ शेयर मिलते हैं, ये आपके 2 शेयर थे लेकिन 300 रुपए का आपको एक ही शेयर मिल रहा है, तो ये तो रिवर्स स्टॉक स्प्लिट है, या आप कह सकते हो कि स्टॉक का मर्जर किया है आपने, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं बनेगा। नेक्स्ट, एंटिसिपेटेड एनुअल डिविडेंड anticipated annual dividend by the total book value of a firm। एंटिसिपेटेड एनुअल डिविडेंड, मैंने एंटिसिपेट किया है कि मेरा एनुअल डिविडेंड कितना होगा, वो आप अपनी डिविडेंड ग्रोथ के बेसिस पे निकाल सकते हो, वो डिविडेंड इल्ड नहीं होता है। बच गया एक, यही आपकी करेक्ट बनेगी डिल्यूजन। डिल्यूजन का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होना प्रोपोर्शनल क्लेम ऑन अर्निंग एंड एसेट ऑफ शेयर ऑफ ए कॉमन स्टॉक ड्यू टू द इश्योरेंस ऑफ एडिशनल शेयर, इसको कहा जाता है डिल्यूजन। स्टार मार्क कर लो, इस टर्म को याद रख लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है अगली बारी में। डिल्यूजन क्या है, डिल्यूजन डिक्रीज होना प्रोपोर्शनल क्लेम ऑफ अर्निंग एंड द एसेट ऑफ शेयर of common stock due to the issuance of additional shares. Next, when the internal rate of return of project is more than the hurdle rate, internal rate of return IRR जो है वो आपकी expected rate, composite rate या hurdle rate से ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स आप इसको एक्सेप्ट करोगे। तो मेरा एनपी, अच्छा एनपीवी पूछ चुका है, एनपीवी आपका पॉजिटिव होगा, एनपीवी पॉजिटिव होगा तो आप प्रोजेक्ट को भी एक्सेप्ट करोगे। समझ में आया। नेक्स्ट,
द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग cost structure of a firm regardless of the volume denote the presence of financial leverage. Regardless of the volume नहीं, regardless of the volume तो ये गलत है, कोई नहीं, नेक्स्ट लाइन को पढ़ते हैं. सुपर लेवरेज ही आपकी कंबाइंड लेवरेज होती है. सुपर लेवरेज इज अ रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एंड द फाइनेंशियल लेवरेज. हाँ, ये बिल्कुल सही है. लेकिन जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दे रखी है उसमें दे रखा है द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट. फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से आपका फाइनेंशियल लिवरेज नहीं, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो आपका ऑपरेटिंग लिवरेज आएगा यहाँ पे. समझ में आया? क्योंकि यहाँ ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात की जा रही है कि प्रेजेंट है आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट इन ऑपरेटिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्म रिगार्डलेस ऑफ द वॉल्यूम डिनोट्स द प्रेजेंस ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज. नहीं, ये ऑपरेटिंग लिवरेज हो सकता है आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन हैज इनकरेक्ट मैचिंग? हेजिंग अप्रोच, एग्रेसिव अप्रोच, परमानेंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. ये तीन अप्रोच आती हैं आपकी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की. एग्रेसिव अप्रोच के अंदर मैं ज्यादातर पैसे को लॉन्ग टर्म से फाइनेंस करती हूँ. कंजर्वेटिज्म जिसको आप हेजिंग भी कंजर्वेटिज्म जिसको परमानेंट वर्किंग कैपिटल अप्रोच भी बोलते हो, जहां मैं पैसे को शॉर्ट टर्म से फाइनेंस करती हूँ ज्यादातर. हेजिंग आपका इक्वल लेके चलता है कि जो आपका लॉन्ग टर्म पैसा यूज होने वाला है उसको लॉन्ग टर्म से फाइनेंस करोगे, डे टू डे ऑपरेशंस में यूज होने वाले पैसे को शॉर्ट टर्म से फाइनेंस करोगे. एंड पूछ रखा है इनकरेक्ट मैचिंग कौन सी है. एक टर्म दे रखे है स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग, ट्रेड क्रेडिट एंड अदर पेबल दैट अराइज इन द फर्म डे टू डे ऑपरेशन. स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग. A method of financing where each asset would be offset with the financial instrument of the same approximate maturity. Same approximate maturity का मतलब वही है कि शॉर्ट टर्म में पैसा यूज होगा तो शॉर्ट टर्म से फाइनेंस करोगे, लॉन्ग टर्म में यूज होगा तो लॉन्ग टर्म से फाइनेंस करोगे. ये तो आपका बिल्कुल सही है. ए मेथड ऑफ फाइनेंसिंग वेयर लॉन्ग टर्म फंड आर यूज. लॉन्ग टर्म फंड का आप यूज कर रहे हो करंट एसेट को फाइनेंस करने के लिए. ये स्टेटमेंट आपकी गलत है. लॉन्ग टर्म फंड का आप यूज कर, बल्कि इसके अंदर तो लॉन्ग टर्म फंड का, एग्रेसिव के अंदर तो लॉन्ग टर्म फंड का यूज होता ही नहीं. एग्रेसिव के अंदर तो आप सारा का सारा फंड शॉर्ट टर्म के, अच्छा मैंने यहाँ उल्टा बता दिया, सॉरी. एग्रेसिव के अंदर ज्यादातर चीजें आप शॉर्ट टर्म से फाइनेंस करने की कोशिश करते हो एंड परमानेंट के अंदर आप लॉन्ग टर्म से चीजों को फाइनेंस करने की कोशिश करते हो. तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट मैचिंग पूछी गई थी. गॉट इट? स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग याद रखना, क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट एंड अदर पेबल दैट अराइज द फर्म डे टू डे ऑपरेशंस, तो उसको कहा जाता है स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग. एंड परमानेंट वर्किंग कैपिटल जब अमाउंट ऑफ करंट एसेट की जरूरत होती है और उसे लॉन्ग टर्म की हम फाइनेंस करते हैं तो उसे परमानेंट वर्किंग कैपिटल कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ capital should be used as a hurdle rate for accepting or rejecting a capital proposal. It is because by financing in the proportionate specified and accepting project yield more than the weighted average return, the firm is able to increase the market price of its stock. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका एक हर्डल रेट होता है जिसके बेस पे आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हो प्रपोजल्स को. बिल्कुल सही. ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज बाय द फाइनेंसिंग इन द प्रोपोर्शन ऑफ स्पेसिफिक एंड एक्सेप्टिंग द प्रोजेक्ट, जब यील्ड ज़्यादा होगी वेटेड एवरेज से तो फर्म इज एबल टू इंक्रीज द मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक. हाँ, ये दोनों स्टेटमेंट ही आपकी ट्रू हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बनेगा.
द फर्म वांट टू नो द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको निकालनी है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। सेल्स दे रखी है आपको 6000 की, ब्रेक इवन सेल्स दे रखी है 4000 की। मतलब कि जो आपकी सेल है वो दो टाइप की होती है, एक तो ब्रेक इवन सेल्स होती है और एक प्रॉफिट वाली सेल होती है। ब्रेक इवन सेल अगर 4000 की है तो प्रॉफिट की सेल आपकी 2000 की होगी, प्रॉफिट वाली सेल आपकी 2000 की होगी। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। साथ ही आपको यहाँ चेंज दे रखा है तो आप ले सकते हो कंट्रीब्यूशन को, आप सेल्स भी ले सकते हो, मैंने बताया भी था क्यों ले सकते हैं। कंट्रीब्यूशन को आप सेल ले सकते हो। EBIT क्या आएगा? आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट होगा आपकी प्रॉफिट वाली सेल्स पे। टोटल सेल आपकी 6000 है तो टोटल सेल्स में से आप माइनस कर दोगे ब्रेक इवन की सेल्स, आपके पास प्रॉफिट वाली सेल्स आ जाएगी तो उसी से आपका आंसर आएगा। टोटल सेल है आपकी 6000, ब्रेक इवन मतलब प्रॉफिट वाली सेल है आपकी 4000। ब्रेक इवन सेल है, सॉरी ये प्रॉफिट वाली सेल हो जाएगी आपकी 2000, 3 0 से 3 0 गई, 2 3 6, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? बहुत इजी है ना चीजें, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट, when two or more investment proposal are mutually exclusive, ranking the proposal on the basis of IRR, NPV and PI method may give contradicted result। yes, बिल्कुल NPV, IRR and PI आपको contradicted result देते हैं तीन सिचुएशन के अंदर। वो तीन सिचुएशन कौन सी है उसके ऊपर हमने आज क्वेश्चन भी किया था। अभी बताओगे मुझे वो तीन सिचुएशन कौन सी है? उसके ऊपर हमने आज ही क्वेश्चन किया है। Contradicting result in the ranking are due to different dimensions related to the scale of investment, project flow pattern and project life। तीनों सिचुएशन आपको यही बता दे बिल्कुल, तो यही इसका करेक्ट आंसर बनेगा कि दोनों स्टेटमेंट मेरी ट्रू हैं, बट आर इज नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन। सिर्फ यही कंडीशंस नहीं होती, इसके अलावा कुछ और कंडीशन भी होती हैं आपकी। सो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं बट आर सफिशिएंट कंडीशन नहीं है आपकी। समझ में आया? 5 कमेंट का मैंने आपके लिए टारगेट रखा है। ये ऐसा क्यों होता है कि IRR, NPV एंड PI आपको कॉन्ट्राडिक्ट रिजल्ट देते हैं, उसका मैं आपको रीजन बताऊंगी अगर मेरे पास ओनली 5 कमेंट इस वीडियो पे आ गए तो। गॉट इट? सिर्फ 5 कमेंट। चलिए आज की अपनी क्लास इतनी ही रखते हैं। नेक्स्ट बाकी एक क्लास और लेंगे हम अभी फाइनेंशियल बिजनेस फाइनेंस के क्वेश्चंस को लेकर ही। आज की क्लास में आप लास्ट तक बने रहे। ए वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें ज़रूर से ज़रूर समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।